हेलो बच्चावाडी। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर, और उसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे रिगार्डिंग साई और साई स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, फाइनल जो हम लोगों ने क्लास को ख़त्म किया था वहाँ पे हम लोगों को उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कुछ सॉल्यूशंस मिले, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि पहला जो मेरे पास आया था जो साई था, तो साई इज अ फंक्शन ऑफ किसका, तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा था। ये आर थीटा और फाई पे। किस पे डिपेंड कर रहा था? ये आर थीटा और फाई पे। जब हम लोगों ने वो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशंस को सॉल्व किया था तो उसके अंदर हमें कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मिल रहे थे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मिल रहे थे बेटा। और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कौन से थे? तो ये थे एन, एल और एम। एन, एल और एम। ये एन, एल, एम ये क्या थे? इनकी सारी वैल्यूज के किस किस जगह पे हम लोग लाइक एन की वैल्यू कितनी लें, एल की वैल्यू कितनी लें, एम की वैल्यू कितनी लें, जब जाके हमारे रियल सॉल्यूशंस मिले। किससे? उस वेव इक्वेशन से, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से। क्योंकि इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे थे, कुछ ऐसे मिल रहे थे जो कि कैसे थे, इमेजिनरी थे, कुछ ऐसे थे जो डिफाइंड ही नहीं थे। तो इनकी जो वैल्यूज हैं, ये अपनी जो वैल्यूज अपने मन से नहीं लेना, इनकी वैल्यूज ये फिक्स्ड है। लाइक एन की वैल्यू अब हम लोगों ने देखा था कि जीरो से स्टार्ट नहीं होता, वो वन से ही स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है? हम जीरो ले ही नहीं सकते उस जगह पर। या जीरो लेने गए तो हम लोगों के पास जो सोल्यूशन थे वो आ ही नहीं रहे थे, इमेजिनरी सॉल्यूशंस थे बेसिकली। समझ में आ रहा है? सो एन का वैल्यू 1 2 3, एल का वैल्यू हम लोगों ने देखा था कि 0 से n-1 तक वेरी करेगा। एम का वैल्यू हम लोगों ने चेक किया था -l से +l। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वांटम नंबर मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा दिया है, तो उसके बारे में आपको डिटेल डिस्कशन के लिए पुराने वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे, बेसिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो यहाँ पे ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते हैं मेरे पास कौन कौन सा, एन, एल और एम। अब इसके अंदर जो साई है, बेसिकली इस साई को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक इज अ फंक्शन ऑफ आर, ये आर पे डिपेंड करेगा। दूसरा ये मेरे पास डिपेंड करता है थीटा और फाई पे। थीटा और फाई पे। अब बेटा ये जो है, इसको अपन लोग रेडियल पार्ट वेव फंक्शन बोलते हैं। ये कौन सा पार्ट है? ये बेसिकली रेडियल पार्ट है। ये डिपेंड किस पे करेगा? आर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये आर क्या होता था ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर एक्स वाई जेड जब बताया था, तो वहां पे मैंने आर डिस्टेंस लिया था ओरिजिन से, एक पॉइंट का, जहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी देख रहे थे इलेक्ट्रॉन के मिलने की। राइट। सो यहाँ पे रेडियल पार्ट वेव फंक्शन है। ये जो होता है मेरे पास, ये एंगुलर पार्ट होता है। एंगुलर पार्ट ऑफ किसका? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन। ठीक। अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो साई है, साई को हम लोग लिख सकते हैं रेडियल पार्ट ऑफ किसका? आर। ये आ गया मेरे पास। साथ में कई जगह पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इस साइड में क्या आ जाएगा मेरे पास? थीटा और फाई। क्लियर है? तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं साई को। डन यहां तक? अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेसिकली इलेक्ट्रॉन की। अब देखो, प्रोबेबिलिटी बार बार मैं बोलूंगा, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लिया है, जहां से हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग या तो पोजीशन या मोमेंटम, समझ में आ रहा है, यदि किसी भी दो चीजों को आपस में कॉन्जुगेट पेयर को यदि कंपैरिजन करेंगे तो एक चीज को जितना तुम एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे दूसरी चीज के अंदर उतना एरर आएगा। सो तुम लोग किसी भी चीज को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो वेव है बेसिकली, वेव फॉर्म है। अब वो वेव कहीं भी हो सकती है, तो हम लोग जस्ट क्या निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के होने की। समझ में आया? सो मैंने क्या किया, मैंने इस साइड में यहाँ पे एक एक्सिस लिया हुआ है बेटा। ये मेरे पास कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस हो गया। ये कौन सा एक्सिस हो गया? ये एक्स हो गया। और ये कौन सा हो गया? ये मेरे पास जेड हो गया। ठीक, ये तीन एक्सिस मैंने बना दिए इस तरीके से। अब तीन एक्सिस मैंने बना दिए। मैंने क्या किया है, इस साइड में थीटा फाई क्या होता था ये ऑलरेडी मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं। यहां से इस जगह से मैंने एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया बेटा। आर डिस्टेंस पे क्या लिया मैंने? एक पॉइंट लिया। अब बात आई किसकी, कि यहाँ पे ये आर डिस्टेंस पे मैंने क्या निकाला कि इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उससे मैंने देखा कि वो बेसिकली क्या है मेरे पास? साई है। यहाँ से इस जगह पे मैंने आर डिस्टेंस पे देखा तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? कुछ साई इधर आया। यहाँ पे देखा इस साइड में ये साई आएगा, इस साइड में कुछ देखा साई आएगा। ये आर डिस्टेंस यहाँ पे करना क्या है, हम लोग जस्ट अभी कंपैरिजन कर रहे हैं बस किसको? रेडियल पार्ट को। हम लोग जो वेरी कराएंगे बेटा, किसको वेरी करा रहे हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। रेडियल पार्ट। सर ये क्यों नहीं वेरी कराया? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट अभी इतना सीख रहे हैं कि मान लो यदि इस पॉइंट से मैंने आर की वैल्यू को चेंज करता गया,
आर की वैल्यू पहले कम थी, फिर आर की वैल्यू मैंने बढ़ाई, फिर मैंने आर की वैल्यू और बढ़ाई। तो ऐसे आर की वैल्यू जब बढ़ रही है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी में क्या बदलाव आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन में क्या चेंज आ रहा है। तो एक चीज को हम लोगों ने क्या रखा है, अभी कांस्टेंट रखा है, एक चीज को क्या हम करा रहे हैं, वेरी। यदि तीनों को वेरिएबल रख देंगे तो उनको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होगा। बात समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे हम जस्ट अभी जो वेरिएशन देख रहे हैं वो रेडियल पार्ट में देख रहे हैं, अपन लोग एंगुलर पार्ट को अभी हाथ नहीं लगा रहे। मैंने उसको बोल दिया कि वो कांस्टेंट है, थीटा और फाई कैसा है मेरे पास सेम है, जस्ट मैं आर की वैल्यू को कम और ज्यादा करूंगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, साई देखा इस जगह पे। साई क्या था मेरे पास, तो साई बेसिकली हमको क्या बता रहा है, उस वेव का, जो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास जो वेव बना रहा है उसका क्या बता रहा है, ये एम्पलीट्यूड बता रहा है। क्या बता रहा है, एम्पलीट्यूड बता रहा है। किस जगह पे, आर डिस्टेंस पे एम्पलीट्यूड बता रहा है। अब वो आर डिस्टेंस कहीं भी हो सकता है, ये आर डिस्टेंस कहीं भी हो सकता है। तो मैंने तुमको कैसे दिखा रहा हूँ, ये डॉट 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 करके दिखा रहा हूँ। तो ये तो अभी 2D है, लेकिन इसको हमें कैसा समझना है, वो आर डिस्टेंस पे इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, एक स्पेयर जैसा होगा। इसको स्पेयर जैसा एज्यूम करो, इसको एक स्पेयर जैसा एज्यूम करो। बट साई जो है वो एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड से तो हम लोगों को कुछ नहीं पता होगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसकी। हम तो जस्ट ये बता सकते हैं कि मेरे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा ये बता सकते हैं। सो इसका कोई बेसिकली देखा गया तो फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिला, इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है तो भाई फिर अब हम क्या करें। तो हम लोगों के पास एक चीज और आई थी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि साई स्क्वायर, ये क्या होता है, ये बेसिकली होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बोलो फटाफट से, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट, पर यूनिट व्हाट, वॉल्यूम, पर यूनिट व्हाट, वॉल्यूम। तो ये बेसिकली हम लोगों को क्या बता रहा है, उन इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना, उन इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना बता रहा है हमें। हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन को होने की संभावना कितनी है पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसी में मैंने क्या किया कि यहाँ पे ये तो किसी पॉइंट के लिए हो गया साई स्क्वायर, लेकिन मान लो मैंने क्या किया, इस जगह पे एक डीवी वॉल्यूम ले लिया कि भाई इतना जो जगह है मेरे पास ये डीवी वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन होने की संभावना कितनी होगी। तो हमें क्या करना है बेटा, इस जगह पे आया साई स्क्वायर इंटू डीवी। ये साई स्क्वायर डीवी हमें बताएगा किसके बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बताएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, प्रोबेबिलिटी के बारे में। क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम है तो डीवी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा वॉल्यूम, तो सिर्फ क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी। तो ये हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, और ये क्या बता रहा है हमको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कि उस जगह पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना क्या है। चलिए देखिए इसको, एक सेकंड बच्चा पार्टी है ना, एसी चालू कर दूंगा, बहुत गर्मी हो रही है यार। चलिए डन ये। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल सकते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम बोल दो इसको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो अब मैंने क्या किया, इसी में यदि मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, तो जैसे मान लो मैंने क्या किया बेटा, इस जगह पे यहाँ पे एक मेरे पास क्या आया, साई स्क्वायर की वैल्यू मैंने इस जगह पे निकाली। कैसे निकाली, तो मैंने एन का वैल्यू कुछ पकड़ लिया, मान लो 1 ले लिया। एल का वैल्यू कितना ले लिया मैंने, 0 ले लिया। एम का वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया। मैं तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इस जगह पे एक फिक्स्ड वैल्यू ली कि ये 1 लिया, ये 0 है, ये 0 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन के होने की। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस जगह पे मैंने चेक किया, वही सिमिलरली मैंने इस साइड में ये चेक किया होगा, इस जगह पे, इस साइड में इस जगह पे चेक किया होगा। तो पूरे में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि एक पॉइंट आएगा इस डिस्टेंस पे, एक पॉइंट आएगा डिस्टेंस पे, और ये वो स्पेयर है जहां पे प्रोबेबिलिटी, जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर
प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगी ये हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, कैलकुलेट कर सकते हैं। कब? जब हमारे पास क्या होगा, उन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की कुछ वैल्यूज हम लोगों ने ले लिए, है ना, जिससे हमारे क्या है, रियल सॉल्यूशंस मेरे पास मिल रहे हैं। तो इस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि भाई इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, राइट। अब ये देखा गया कि जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी आ रही है, लगभग लगभग 90%। कितना आ रहा है, लगभग लगभग 90%। तो जिस जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 90% आ रहा है बेटा, इसी जगह को हम लोगों ने क्या बोल दिया, ऑर्बिटल नाम दे दिया। क्या बोल दिया, ऑर्बिटल नाम दे दिया। मतलब ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 90%। मतलब अभी भी 10% ऐसा है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ प्रेजेंट होगा, उसका हमें अभी भी आइडिया नहीं है कि कहाँ प्रेजेंट होगा। यदि इतनी जगह पे 90% आ रहा है, 90% कैसे आया होगा, तो मैंने क्या किया, एक जगह पे प्रोबेबिलिटी निकाली, मैंने दूसरे पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाली, मैंने तीसरे पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाली, डीबी 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 वॉल्यूम पे मैंने सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया। सबको जोड़ दिया तो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 90% आ गया। लेकिन अभी भी 10% ऐसा है जो कि ये बताता है कि ये जो मैंने जो स्पेयर बनाया, इस स्पेयर के बाहर कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब इसको यदि अपन लोग ऐसे देखें, पार्टिकल नेचर देखें, तो पार्टिकल नेचर के हिसाब से तो क्या होना चाहिए, पार्टिकल नेचर के हिसाब से कोई दूरी फिक्स ले ली, और दूरी फिक्स ले ली तो भाई पार्टिकल इस जगह पे प्रेजेंट होंगे बस। बट हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग ये पता लग रहा था कि मैटर हैज वेव, मैटर जो है उनकी वेव होती है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग कैसे कंसीडर करके चल रहे हैं, 10% मेरे पास बाहर आ रहा है, इसका मतलब वो पार्टिकल नेचर नहीं है, वो वेव नेचर है। वो कैसा है, वेव नेचर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात होती है। बात समझ में आ रहा है। सो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया बच्चा, पार्टी ऑर्बिटल बोल दिया, ठीक है। अब जैसे मान लो ये तो मेरे पास इस तरीके से देखा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 1, इस तरीके से आ रही है। मान लो मैंने यहाँ पे n की वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी, n की वैल्यू 2 कर दी, n की वैल्यू क्या कर दी, 2 कर दी, l की वैल्यू क्या कर दी, 0 है, और m की वैल्यू अभी भी क्या है, 0 है। तो अब क्या देखने को मिलेगा, अब मुझे देखने को मिलेगा कि यदि इस साइड में मेरे पास x है, इस साइड में y है, और ये मेरे पास z है, तो यहाँ पे जो ये साइज मेरे पास आ रहा था, ये जो साइज आ रहा था मेरे पास, इसका साइज n की वैल्यू जब 2 हुई तो ये साइज क्या हो गया, बढ़ गया। ये साइज क्या हो गया, जल्दी बोलो फटाफट से, इंक्रीज हो गया। साइज क्या हो गया, जल्दी बोलो फटाफट से, इंक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे मैंने बोला था कि जो साई है ये किसका फंक्शन था, ये फंक्शन था आर, और साथ में फंक्शन था थीटा और फाई का। तो बेटा ये जो पार्ट है, ये जो रेडियल पार्ट है, ये डिपेंड करता है एन कोमा एल पे। किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बोलो फटाफट से, एन कोमा एल। एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एल इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये वाला जो पार्ट है ये डिपेंड करता है बेटा एल कोमा एम पे। एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड एम इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो यहाँ पे एन के हिसाब से हम लोगों को ये पता लगा कि जो मेरे पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो आ रही हैं, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो साइज है, वो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब एन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब अब यहाँ पे इस जगह पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 2s के अंदर मेरे पास कैसी होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे कैसी होगी प्रोबेबिलिटी, वो कम होगी। समझ में आया। फटाफट से इसको लोगों आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। सो नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा पार्टी, ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं। मान लो इस बार मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, एन की वैल्यू मेरे पास कितना है, अभी भी 2 ही है, लेकिन एल की वैल्यू कितनी कर दी मैंने, 1 कर दी, और एम की वैल्यू मेरे पास अभी भी कितनी है, 0। तो अब क्या देखने को मिला, अब हमें देखने को मिला कि ये इस साइड में मेरे पास कौन सा है, ये एक्स है, ये कौन सा है मेरे पास, वाई है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिला, ये मेरे पास क्या आया, एक स्पेयर जैसा कुछ बन रहा है, और साथ में जो 1 आ गया, मतलब एल की वैल्यू मैंने चेंज की। तो एल की वैल्यू चेंज करने से क्या हुआ बेटा जी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से शेप बना, कुछ इस तरीके से शेप बना। और यहाँ पे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इस साइड में है, इधर मिल रहा है हम लोगों को। समझ में आ रहा है। पहले वाले 1s का यदि मैं बात करूं, मतलब सॉरी 2s का बात करूं,
तो 2s के लिए तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए 2, l का वैल्यू कितना होना चाहिए 0, m का वैल्यू कितना होना चाहिए 0, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट अब मैंने क्या किया, उसी चीज में l की वैल्यू जस्ट 0 से 1 क्या कर दी 1 कर दी। जैसे ही 0 से 1 की, तो अब जो शेप था इसका स्फेरिकल से कैसा हो गया, डम्बेल शेप जैसा आ गया, डम्बेल। और यहाँ पे क्या पाया गया, इसमें पाया गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस जगह पे पाई गई। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड 0 इस जगह पे। लेकिन अब भाई ये तो इसका आ गया मेरे पास, एल की वैल्यू चेंज की तो मेरे पास ये आ गया, लेकिन पहले से ही तो हम लोगों ने ये बोला था कि यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ही ना, बिल्कुल होगा। अरे उस स्पेरिकल वाले का भी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ही ना। तो यदि किसी ने मेरे से कल आके ये पूछ लिया कि सर जी एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट डाल दिया, तो बताओ इस जगह पे ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो किसकी है, क्या ये 2s की है या 2p की है। तो बेटा मैं नहीं बता पाऊंगा कि ये 2s की है कि 2p की है, मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा, मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है कि इस जगह पे जो 1s है फिर यहाँ पे खाली जगह हो गई होगी तो 2 आके ऊपर जुड़ गया। अरे भाई ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, सब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। हमें नहीं बता सकते इस जगह पे कि ये 2s की है या 2p की है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो सकता है 2p का, इस जगह पे s का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो सकता है। बट हाँ इतना जरूर है कि ये जो मेरे पास 2p का एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया, इस जगह पे जो ये लाइन बन रही है, एक सेकंड दूसरा पेन ले लेता हूं। यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि इस जगह पे जो लाइन बन रही है, यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहे हैं मेरे पास ग्रीन, हालांकि दिख नहीं रहा होगा बट मन की आंखों से देखो, है ना, ये जो ग्रीन आ रहा है मेरे पास, ये ग्रीन हर एक पॉइंट पे मैं कह सकता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी। मतलब इनकी बाउंड्रीज पे तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑन किसके ऊपर, ऑन बाउंड्रीज विल बी सेम। चाहे आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, हर पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, सेम होगी, सेम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हुआ। अब बेटा जो ये मेरे पास ऐसे ही हम लोग क्या करते गए, एन की वैल्यू को अपन लोग क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, एन की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, तो उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि उसकी साइज बढ़ेगा या फिर शेप चेंज होगी। समझ में आ रहा है, तो इन चीजों को अपन लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मोटा मोटा तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए कि जो साई होता है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट किसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, साई स्क्वायर का, जहां से हम लोग क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ गया। इनको हम लोग बाउंड्री सरफेस डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से इनको, बाउंड्री सरफेस डायग्राम, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। क्लियर है, ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम हो गए। अब बेटा हमारे पास हमें इतना पता लगा कि जो साई है बेसिकली ये दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक रेडियल पार्ट पे डिपेंड कर रही है और एक एंगुलर पार्ट पे डिपेंड कर रही है। एक रेडियल पार्ट पे डिपेंड कर रही है और एंगुलर पार्ट पे डिपेंड कर रही है। बट मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि जो रेडियल पार्ट है उस रेडियल पार्ट को हम लोग वेरी करा रहे हैं, लेकिन जो एंगुलर पार्ट है उसको कैसा रख रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट। जो रेडियल पार्ट है उसको क्या करा रहे हैं हम लोग, वेरी करा रहे हैं, लेकिन जो एंगुलर पार्ट है उसको कैसा रख रहे हैं, कांस्टेंट। तो अब उनके बेसिस पे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो समझने की कोशिश करते हैं। आइए मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। सो बच्चा पार्टी, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ध्यान दो। हम लोग यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, वेरिएशन ऑफ किसका, साई आर वर्सेस आर बोल सकते हो, है ना, या फिर या तो साई वर्सेस आर बोल सकते हो, साई वर्सेस आर बोल सकते हो, या फिर आर आर वर्सेस आर, ऐसे इस तरीके से बोल सकते हो, है ना। ये आर आर वर्सेस आर, ये रेडियल वाला पार्ट है, ये रेडियल वाला पार्ट है, और आर क्या है, ये डिस्टेंस है। समझ में आ गया। अब होता क्या है, होता क्या है, हम लोगों को जस्ट ये देखना है कि मान लो मेरे पास ये कोई भी स्पेयर है, कोई भी स्पेयर है, ये यहां पे क्या है मेरे पास, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस तरीके से एक आर डिस्टेंस ले लिया इस जगह पे, ये आर डिस्टेंस ले लिया, तो मैं जैसे जैसे आर डिस्टेंस पे आगे जाता जा रहा हूँ, इधर आगे जाता जा रहा हूँ मैं, क्योंकि एंगल तो मेरे पास कांस्टेंट है, मैं तो उसको चेंज ही नहीं कर रहा एंगुलर पार्ट को, मैं तो सिर्फ रेडियल पार्ट चेंज कर रहा हूँ।
तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैं मान लो पहले इतना गया, मैं मान लो फिर इतना गया, मैं फिर क्या किया इतना गया, मैं फिर इसी स्पेयर में आगे इतना गया, मैं इसी स्पेयर में फिर आगे इतना गया, मैं इसी स्पेयर में फिर आगे इतना गया। तो इतना जाने पे, इतना डिस्टेंस आगे जाने पे क्या प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, क्या वो चेंज हो रही है? क्या वो चेंज हो रही है? मुझे यहाँ पे यही ऑब्जर्व करना है, मुझे यहाँ पे यही कैलकुलेट करना है कि यदि हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी या इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना होगी, उसकी डेंसिटी में क्या फर्क आएगा? क्या वो डेंसिटी बढ़ेगी, क्या वो डेंसिटी कम होगी? तो ये वेरिएशन हम लोग सीखने वाले हैं अब यहां से। क्लियर है सबको? चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें। सो यहां पे हमें क्या पता लगा होना चाहिए बेटा? मेरे पास जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ रेडियल वेव फंक्शन, जनरल इक्वेशन ऑफ रेडियल वेव फंक्शन। अब बेटा होता क्या है कि जब भी हम लोग ये वेरिएशन देखने जाएंगे ना, किस किस का, साई वर्सेस आर का वेरिएशन जब हम लोग चेक करेंगे, तो जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बेटा जो मेरे पास मान लो एस वाला आया, ये सब तुमको आता है ना, सबशेल की बात करते हैं तो एस सबशेल होता है, पी सबशेल होता है, डी सबशेल होता है, एफ सबशेल होता है। ये कब आते हैं? जब हम लोग एल की वैल्यू को चेंज करते हैं। तो मैंने क्वांटम नंबर तुम लोगों को नहीं पढ़ाया है। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो आप जाके प्लीज उसको देखिए क्वांटम नंबर्स को, क्वांटम नंबर के बाद में ये समझने की कोशिश करना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ रेडियल वेव फंक्शन का मतलब क्या है कि दो पार्ट थे, उसमें रेडियल पार्ट का हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन है, और उसी रेडियल पार्ट में एस के लिए जनरल इक्वेशन अलग है, पी के लिए जनरल इक्वेशन अलग है, डी के लिए अलग है, एफ के लिए अलग है। तो सबके लिए हमारे पास इक्वेशंस कैसी हैं रेडियल वेव फंक्शन की? अलग अलग हैं। यदि अलग अलग हैं तो उससे हम लोगों के पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की, वो कैसी होगी? अलग अलग होगी। बात समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि मेरे पास जो एस होगा, एस के लिए हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन क्या इक्वेशन आएगा, तो यहाँ पे बेसिकली ये आर आर, ये कौन सा हो गया? रेडियल पार्ट हो गया, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन हो गया। समझ में आ गया? तो सबसे पहले तुम्हें क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा बेटा। ये कांस्टेंट बेसिकली कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये रूट में हो सकता है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? सो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलने वाला है? सी एक कांस्टेंट मिलेगा। एक कांस्टेंट मिलने के बाद फिर अगला जो होगा मेरे पास वो क्या है? इसके मल्टीपल में है। अब वो मल्टीपल में कितना है बेटा? तो यहाँ पे एक और चीज आती है जिसको अपन लोग ए नॉट की टर्म्स में बोलते हैं। तो ए नॉट पता है बेटा कितना होता था बोर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से? 0.529 एंगस्ट्रॉम, ऐसा कुछ आता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। और एक यहाँ पे सिग्मा होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? 2ZR/n इंटू ए नॉट। सिग्मा किसके बराबर होता है? जल्दी बोलो फटाफट से। 2 इंटू Z इंटू R/n इंटू ए नॉट। अब हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि ये जो C आया मेरे पास, जो C आया ये इक्वेशन में, इसमें ये आ गया मेरे पास ए नॉट की पावर कितना? 3/2। ए नॉट की पावर कितना आ गया? 3/2। यहाँ पे अगला चीज क्या है? सिग्मा की पावर कितना? L, सिग्मा की पावर L। और यहाँ पे ई रेस टू दी पावर माइनस कितना? सिग्मा। ई रेस टू दी पावर कितना? माइनस सिग्मा। यहाँ पे लिख देता हूँ पहले अलग से, है ना, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये फिक्स है। और सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ZR/n इंटू ए नॉट, ये भी फिक्स्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। ई की पावर यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? सिग्मा बाय 2। और साथ में यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? एक पोलोनोमियल इक्वेशन मिलेगी। पोलोनोमियल इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ आर। आर की टर्म्स में आपको एक पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगी जिसका ऑर्डर जो होगा वो होगा n-l-1 के बराबर। अब ये क्या है मैं समझाता हूं आपको, है ना। क्या होगा उसका ऑर्डर? n-l-1 के बराबर होगा उसका ऑर्डर। क्लियर है?
अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है किसके लिए, तो हम लोग इक्वेशन ये देख रहे हैं 1s के लिए इक्वेशन देख रहे हैं, किसके लिए अपन लोग देख रहे हैं, ये s के लिए है बेसिकली, ये इक्वेशन किसके लिए, s के लिए, ऐसे p के लिए अलग होगी, d के लिए अलग होगी, f के लिए अलग होगी, ठीक है। अब हम लोग जैसे यहाँ पे जाते हैं, पहले किसके लिए 1s के लिए मैं देखने के लिए गया, तो यहाँ पे rs r ऑफ r फॉर 1s ये किसके बराबर होगा, तो जो c आता है इस जगह पे बेटा वो आता है 2। अब तुम्हें ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पे जस्ट एक कांस्टेंट है, जस्ट एक कांस्टेंट है। अब इस जगह पे ए नॉट मेरे पास आ गया, ये क्या आ गया, ए नॉट आ गया, ए नॉट की पावर भी कितना है 3/2 आ गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पुट की तो ये भी क्या आ गया, कांस्टेंट ही आ गया, तो ए नॉट की पावर कितना हो जाएगा 3/2 इनटू। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिग्मा की पावर एल, और मुझे इतना पता है कि जब हम लोग एल की बात करेंगे तो बेटा एल किस किस के लिए निकाल सकते हैं अपन लोग, एल निकाल सकते हैं एस के लिए, एल किसके लिए निकाल सकता हूँ पी के लिए, एल किसके लिए निकाल सकता हूँ डी के लिए, एल किसके निकाल सकता हूँ सॉरी एफ के लिए। तो जब एल का वैल्यू एस के लिए आएगा तो कितना होता है 0 होता है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो एस के लिए यदि मेरे पास 0 है तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 0, सिग्मा की वैल्यू 0, तो ये बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है, सिग्मा की पावर एल जो है वो मेरे पास कितना है 0 है, तो ये कितना हो जाएगा इस जगह पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे चेक करूं तो ई की पावर यहाँ पे कितना आएगा सिग्मा बाई 2, तो सिग्मा बाई 2, सिग्मा क्या है ये है, चलो तो अब इसके अंदर क्या क्या है, z इज द एटॉमिक नंबर, z कौन सा चीज है यहाँ पे एटॉमिक नंबर है ना, n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, r क्या है, r तुम जानते हो मेरे पास रेडियस आ गया, ठीक है, और a नॉट मेरे पास ये कांस्टेंट है। सो इन शॉर्ट अपन लोगों को करना क्या है कि e की पावर सिग्मा बाई 2 है, तो सिग्मा की जगह पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ किसका 2 टाइम्स ऑफ ZR अपॉन एन ए नॉट, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसे लिख देंगे अपन लोग, तो यहाँ पे ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, z कैसा है 1 हो जाएगा इस जगह पे, 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, z क्या हो गया 1 हो गया, n की वैल्यू कितनी है, यदि ये 1s है तो n का वैल्यू भी कितना होगा इसके अंदर 1 होगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू भी 1 मान ली मैंने, तो ओवरऑल जो इस जगह पे आया ये किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ r अपॉन ए नॉट के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा जल्दी बोलो फटाफट से, माइनस ऑफ r अपॉन ए नॉट के बराबर आएगा, माइनस ऑफ r अपॉन ए नॉट के बराबर आएगा। क्लियर है सब लोगों को। अब इस जगह पे n माइनस एल माइनस 1, इसके लिए यदि मैं चेक करूं 1s के लिए n माइनस एल माइनस 1 चेक करूं, ध्यान देना सब लोग है ना, इसी में से दिखा देता हूं यहाँ पे, n की वैल्यू 1s के लिए कितना होगा 1 होगा, l की वैल्यू s के लिए कितना होगा 0 होगा, माइनस कितना आएगा 1, तो एक में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 0, एक में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 0, मतलब यहाँ पे जो मेरे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रही है वो किस ऑर्डर की होगी, 0 ऑर्डर की होगी। जल्दी बोलो फटाफट से, किस ऑर्डर की होगी 0 ऑर्डर की। तो अब इसका मतलब क्या है देखो ध्यान से, मान लो किसी ने बोला कि 0 ऑर्डर क्या होगा, अरे भैया तो मान लो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया सिंपल 0 ऑर्डर क्या हो गया, क्या हो गया ये जल्दी बोलो फटाफट से, 0 ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, क्या हो गया मेरे पास ये फर्स्ट ऑर्डर है ना। अब जैसे मैंने बोला तुमसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 ये आ गया, तो ये सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है सब लोगों को। तो यहाँ पे अपन लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ गया, तो ये क्या हो गया थर्ड ऑर्डर का हो गया। अरे समझ में आ रहा है, तो ये इनको क्या बोलेंगे अपन लोग ऑर्डर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको जल्दी बोलो फटाफट से, इनको ऑर्डर बोलेंगे। क्लियर है। सो इस जगह पे 2r मेरे पास आया, और ये वैल्यू को अपन लोगों ने जब सॉल्व किया बेटा, तो इस जगह पे वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा यहाँ पे कितना, अरे किसी की वैल्यू भी मेरे पास 0 होगी तो वहां पे कितना आएगा, वो 1 ही रहेगा, ये 1 ही आएगा इस जगह पे। क्लियर है सब लोगों को। अब मुझे ये समझना है कि इस जगह पे मेरे पास वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे वेरिएशन जो देखना है वो वेरिएशन किस किस का देखना है, तो ध्यान देना सब लोग। इस साइड में मैंने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बना रहा हूँ, इस साइड में क्या लिख लिया मैंने, ये RR हो गया, या फिर तुम लोग यहाँ पर और क्या लिख सकते हो बेटा, साई आर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो जल्दी बोलो फटाफट से, साई आर है ना, और ये क्या हो गया, ये R हो गया। तो या तो RR के बीच में और R के बीच में बोल दो, या फिर तुम साई भी बोल सकते हो। डन। सो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक। अब बेटा जब इसका ग्राफ देखा हम लोगों ने, तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि बेटा जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू है, R की वैल्यू यदि इन्फिनिटी करेंगे अपन लोग, यदि R की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इन्फिनिटी करेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी टेंस टू 0।
अरे जीरो हो जाएगी, यदि ये वैल्यू को इन्फिनिटी करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब आर जो होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है? इन्फिनिटी पे जाके इसका वैल्यू कितना होगा मेरे पास, जीरो हो जाएगा। ठीक, अब इन्फिनिटी पे जाके मेरा इसका वैल्यू जीरो हो रहा है, लेकिन पहले मैं क्या कर रहा हूँ यार, आर का वैल्यू धीरे 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 बढ़ाऊंगा तो एक्सपोनेंशियली, क्योंकि ई की पावर में है ये, यदि इसकी वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, कम होती हुई दिखेगी। मतलब एक जगह पे जब ये वैल्यू जी थी मेरे पास, आर की वैल्यू कितनी थी, जीरो, यदि इसकी पावर पूरी मेरे पास जीरो होगी तो ये तो कॉन्स्टेंट के लिए आ जाएगा ना कुछ कॉन्स्टेंट होगा। तो वो कॉन्स्टेंट मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे मान लिया। इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी तो वो सॉल्व करके पता लगेगा अपन लोगों को। अभी के लिए फिलहाल इस इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं, इसका वैल्यू मेरे पास कितना आएगा, जीरो। तो ये पूरी चीज को हटा के मैं एक कह सकता हूं, तो 2/a0 की पावर 3/2, और a0 कितना है 0.529 एंगस्ट्रॉम। उसको पुट कर दोगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू तुमको पता लग जाएगा। समझ में आया? अब यहां से जब हम लोगों ने देखा तो ये पता लग रहा है कि जो कर्व आना चाहिए, ग्राफ बनना चाहिए बेटा, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसा इस तरीके से। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो हालांकि ऊपर से भी टच नहीं करता है, लेकिन ये क्या करेगा, ये यहां से टच करता हुआ कुछ इस तरीके से जाएगा, और किस जगह पे जाके मिलेगा बेटा, वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। उससे पहले कहीं मिलने वाला नहीं है, उससे पहले कहीं भी जाके मिलने वाला नहीं है। समझ में आया? फटाफट से इसको उतारो, नेक्स्ट करते हैं, चलो। चले बेटा जी, बढ़े आगे। सो अपन लोग एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं बस, है ना, बाकी इक्वेशन को लिखा रहने देता हूँ, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा अपन लोगों को। इसको भी मिटा देते हैं। अब आगे देख लो, ये जो इक्वेशन मेरे पास आ रही है बेटा, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, इस जगह पे जस्ट अपन लोगों को पता लगा कि ये वैल्यू जो आ रही है वो 1/√2 आएगी इस जगह पे कांस्टेंट। इस जगह पे कांस्टेंट कितना आ रहा है मेरे पास, जल्दी बोलो फटाफट से। किसके लिए देख रहा हूँ, फॉर, अब 2s के लिए देख रहा हूँ, ध्यान देना। किसके लिए देख रहा हूँ मैं, 2s के लिए देख रहा हूँ। तो 2s के लिए मेरे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, 1/√2, इस तरीके से मैंने वैल्यू ले ली। अब ये 1/√2 ये कांस्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ सबके लिए कांस्टेंट कैसा होगा, अलग अलग होगा। मतलब 1s के लिए अलग होगा, 2s के लिए अलग होगा, 3s के लिए अलग होगा, ऐसे 2p के लिए अलग होगा, 3p के लिए अलग होगा, और 4p के लिए अलग होगा। ठीक है, सो यहाँ पे इस जगह पे सिग्मा की पावर l, सॉरी ये 2√6 है ना, 2√6 ऐसा कुछ वैल्यू आया। अब यहाँ पे सिग्मा की पावर l, तो पहले l निकालता हूँ, है ना। l किसके बराबर है, तो l यहाँ पे देख लेंगे 2s, तो 2s है तो s के लिए l कितना होगा मेरे पास, जीरो। एल कितना होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, जीरो। तो ये वाली टर्म मेरे पास कहाँ चलेगी भाई साहब, ये चलेगी यहाँ पे, तो इसका पावर कितना हो गया, जीरो। तो सिग्मा की पावर जीरो होगा तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। कितना आएगा, इसकी पावर जीरो हो गया तो 1 के बराबर आएगा। तो सिंपली इसकी इक्वेशन को यदि अपन लोग लिखना चाहें तो आर आर बराबर 1 कितना 2√6 इंटू 1/a0 की पावर कितना 3/2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा सॉल्व करके, इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा/2। अब फिर दोबारा से देख लो, सिग्मा की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है 2zr अपॉन, यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना, तो 2zr अपॉन कितना n इंटू a0 है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे मैंने कितना पुट कर दिया, इस जगह पे 2 पुट कर दिया। ठीक है, अब 2 पुट कर दिया, इस जगह पे z कितना है, ये 1 हो जाएगा। तो ये कितना बचा मेरे पास 2r, ये तो r अपॉन a0 आया। अब इसको भी डिवाइड करना है कितने से, 2 से डिवाइड करना है, तो r अपॉन 2a0 आएगा। कितना आएगा, माइनस ऑफ r अपॉन 2a0 के बराबर। किसके बराबर आएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, माइनस ऑफ r 2a0 के बराबर आएगा। और यहां पे इस जगह पे ये क्या आया, 2 माइनस सिग्मा। ये कितना आया, 2 माइनस सिग्मा। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन बनना चाहिए बेसिकली। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन किस ऑर्डर का बनेगा बेसिकली, तो ये देखो जल्दी फटाफट से, यहाँ पे मैंने क्या बोला, n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 माइनस कितना 0 माइनस 1 कितना बचा 1। तो ये मेरे पास कौन से ऑर्डर की हो गई है, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। तो ये इसको अपन लोग फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हैं या फिर लीनियर बोल सकते हैं। ये कैसी होगी मेरे पास, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या होगा ये, जल्दी बोलो फटाफट से, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। समझ में आ रहा है, 2 माइनस सिग्मा। अब ये जो सिग्मा आ रहा है, इस सिग्मा की वैल्यू हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, तो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी निकाला है। सिग्मा किसके बराबर था, जल्दी बोलो फिर से, 2 टाइम्स ऑफ ZR अपॉन n इंटू a0। n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये 2 पुट कर दिया, 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये Z1 हो गया, तो R अपॉन a0 के बराबर आ गया।
तो यहाँ पे क्या रखा मैंने, यहाँ पे रखा आर अपॉन ए नॉट के बराबर रख दिया, आर अपॉन ए नॉट के बराबर रख दिया। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, पहले वाली टर्म में जब हम लोगों ने देखा था तो वहां पे सिर्फ इस जगह पे क्या आ रहा था मेरे पास, ये वन आ रहा था, कोई भी कांस्टेंट था मेरे पास, क्योंकि वो तो जीरो आ रहा है इस जगह पे, जीरो ऑर्डर, तो कोई कांस्टेंट मेरे पास आया था। लेकिन आर का वैल्यू सिर्फ एक था, आर का वैल्यू सिर्फ एक था। अब यहाँ पे क्या है, आर के वैल्यू बेटा दो है, एक आर का वैल्यू ये है, एक आर का वैल्यू ये है। इसके साथ तो अभी भी वही सीन होगा, कहाँ पे, यदि ये इन्फिनिटी होगा तो ये वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा, यदि ये इन्फिनिटी होगा तो ये वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। और इसके साथ कर्व कैसा बनेगा, कर्वेचर ही बनेगा, सॉरी कैसा बनेगा इसका ग्राफ, कर्वेचर बनेगा, क्योंकि ई की पावर में है। साथ में इसकी यदि अपन लोग बात करेंगे तो ये इसके मल्टीपल में है, ये इसके किसमें है, मल्टीपल में है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू की यदि अपन लोग बात करें, आर की वैल्यू की अपन लोग बात करें तो आर की वैल्यू मान लो मैंने कितना रख दिया, जीरो रख दिया, आर की वैल्यू मैंने कितना रख दिया, जल्दी बोलो फटाफट से, जीरो रख दिया। तो आर का वैल्यू यदि मैंने जीरो रख दिया इस जगह पे, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी, या तो मैं बढ़ा रहा हूं या फिर आर की वैल्यू घटा रहा हूं। तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि ये पूरा डिपेंड ना करे, ये पूरा डिपेंड ना करे तो आर की वैल्यू कितनी ले ली जाए। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी कितनी, टू टाइम्स ऑफ ए नॉट लिख दी, कितनी लिख दी, जल्दी बोलो फटाफट से, टू टाइम्स ऑफ ए नॉट लिख दी। तो यदि टू टाइम्स ऑफ ए नॉट यहाँ पे लिख दिया तो टू माइनस टू ए नॉट अपॉन ए नॉट है, तो ये ए नॉट इधर जाएगा, तो टू टाइम्स ऑफ ए नॉट माइनस टू टाइम्स ऑफ ए नॉट अपॉन कितना, ए नॉट, तो बेसिकली जीरो मेरे पास आ रहा है ये चीज, ये कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है इस जगह पे। कब, ये जीरो तब आ रहा है जब आर का वैल्यू कितना है, टू ए नॉट है। इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस साइड में मेरे पास अब जो ग्राफ बन रहा है वो 2s के लिए ग्राफ बन रहा है, और यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे ये साई आर आ गया, और इस साइड में कौन आ गया, ये आर आ गया। ग्राफ तो अभी भी कहाँ से स्टार्ट होगा, तो मैंने पहले आपको बोला कि इस जगह पे जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ, ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा इसके लिए। अब ये क्या होगा, ये वैल्यू ऐसे आएगा, ये वैल्यू ऐसे आएगा, और एक टाइम आएगा जिस पे जाके ये क्या कर जाएगा, टच कर जाएगा इसको, एक टाइम आएगा जिस पे जाके क्या कर जाएगा, इसको टच कर जाएगा। अब ये टच करेगा, वो किस जगह पे टच करेगा, तो ये मैंने आपको बोला कि जिस पॉइंट पे ये आर का वैल्यू कुछ ऐसा रखूं जिस जगह पे ये जीरो हो जाए, उस पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा। तो मैंने कितना बोला, ये टू ए नॉट। तो मुझे ये पता लगा कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, टू ए नॉट के बराबर होगा, टू ए नॉट के बराबर होगा, किसके लिए, फॉर टू एस के लिए, टू एस के लिए, जहां पे ये इसको क्या करेगा, टच करेगा। और बेटा ये जो टच किया है इसी को अपन लोग रेडियल नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल नोड। नोड मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, एक ऐसा पॉइंट जिस जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितना हो, जीरो हो। तो यहाँ पे साई आर का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, जीरो हो गया है। तो कोई पूछेगा कि 2s के अंदर कितना डिस्टेंस होगा जिस जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो होगा, तो हम बोलेंगे टू टाइम्स ऑफ ए नॉट। अब क्या होगा, अब हमें ये देखना है कि इस जगह पे ये वाली टर्म मेरे पास हो गई। अब इस जगह पे हमारे पास वैल्यू जो आएंगी वो वैल्यू क्या आ सकती है, तो वैल्यू इस जगह पे नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ग्राफ कैसा जाएगा, तो हमें इतना पता है कि ये ऊपर से आएगा, ये इस जगह पे इसको कट करेगा, फिर नीचे जाएगा, लेकिन एट द एंड इसको क्या करना है, आर की वैल्यू को ये तुम बढ़ाते जा रहे हो, आर की वैल्यू इन्फिनिटी ले लोगे, तो ये ग्राफ एट द एंड कैसा जाएगा, तो वो कट करेगा किस जगह पे, इन्फिनिटी पे। तो इन शॉर्ट ये दो वैल्यूज मेरे पास आई, इन दो वैल्यूज से मुझे ये पता लग रहा है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस जगह पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो होगा, और उसका डिस्टेंस टू ए नॉट के बराबर होगा। क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, टू ए नॉट के बराबर होगा। यदि इसी का हम लोग स्ट्रक्चर बनाना चाहें या थोड़ा सा ऐसे समझाने की कोशिश करूं आपसे, तो ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो मेरे पास ये स्पेयर है, ये स्पेयर है, ये डिस्टेंस है, तो ये इस जगह पर डिस्टेंस जो है ये कितना है, मान लो टू ए नॉट। यदि टू ए नॉट डिस्टेंस है ये सेंटर से, किसके लिए, टू एस की बात चल रही है, ये किसकी बात चल रही है, टू एस की बात चल रही है। तो इसके अंदर जो होगा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल प्रेजेंट होगा। लेकिन ये काली वाली जो लाइन मैंने बनाई है इस जगह पे सब जगह प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, जल्दी बोलो फटाफट से, जीरो। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नहीं। अब इसके बाद में फिर ऊपर देखोगे, फिर ऊपर तुम्हें मिलेगी, फिर ऊपर देखोगे फिर तुम्हें मिलेगी, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है। तो सिर्फ ये वो लाइन है, ये वो दूरी है जहां पे प्रोबेबिलिटी तुम्हें कैसे मिलने वाली है, जीरो मिलने वाली है, फॉर किसके लिए, 2s। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके से। डन यहाँ तक, आप फटाफट से इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं, चलो। चलो बढ़े आगे।
मिटा देता हूँ बेटा इसका, है ना, 1 2s हो गया। अगला 3s के लिए देखते हैं। अगला किसके लिए देखते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, 3s के लिए। तो यहाँ पे आर आर ये आता है बेटा 9√3, 9√3 इंटू 1/a0 की पावर कितना 3/2, सिग्मा की पावर एल, तो फिर दोबारा से कितना हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा, इसको फिर छोड़ दो। अब ई की पावर, अब सिग्मा/2, तो सिग्मा की वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं अपन लोग। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बोलो, तो 2 का 2 रहेगा, जेड 1 ही रहेगा, आर आर रहेगा, एन का वैल्यू इस बार 3s है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3, कितना आ जाएगा जल्दी बोलो फटाफट से, ये 3 आ जाएगा, तो ये 3a0 हो गया, ठीक है। अब ये डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसको इंटू 2 भी कर दो, तो ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये सिग्मा क्या बचेगा, सिग्मा बचेगा मेरे पास माइनस ऑफ, माइनस माइनस रहेगा, सिग्मा/2 कितना आ जाएगा, r/3 टाइम्स ऑफ a0। साथ में जो यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है बेटा, वो बनती है कौन सा, 6 सिग्मा स्क्वायर माइनस 6 सिग्मा प्लस 6, ऐसा आ गया। 6 कितना बोला मैंने, 6 सिग्मा स्क्वायर प्लस माइनस 6 सिग्मा प्लस 6, ये आ गया। अब मुझे ये पता है कि ये मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे मेरे पास, 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, इसके कितने निकलेंगे, 2, और एक मेरे पास कौन सा है, ये आ गया, क्लियर है। तो जब इसके लिए हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, फिर दोबारा से बेटा ग्राफ कैसा मिला, ध्यान देना सब लोग, एकदम ध्यान से सुनना। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ये आर आर आएगा, और इस साइड में क्या आएगा, ये आर आएगा, इस तरीके से, क्लियर है। सो फिर दोबारा से हमने क्या किया, इन दोनों में देखें कर्वेचर ग्राफ ही बनने वाला है, तो ग्राफ तो अभी भी बेटा सारे ग्राफ यहीं से बनेंगे इसके एस के। तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर एक बार टच करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक बार टच करेगा, फिर ऐसे आएगा, और इस तरीके से चला जाएगा। बस इतना याद रखना है कि इस जगह पे जो ग्राफ बन रहे हैं, इनका एम्पलीट्यूड की बात करोगे तो इसका एम्पलीट्यूड कैसा है मेरे पास, ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कैसा है मेरे पास, कम है। तो ये एम्पलीट्यूड जो होगा, ये बेसिकली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये एम्पलीट्यूड जो होगा, ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब इस जगह पे कितने पॉइंट्स आए, तो इस लाइन पे कितनी जगह पे टच कर रहा है, 2 जगह पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे इनको अपन लोग, जो टच कर रहा है, इनको अपन लोग स्पेरिकल नोड क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, स्पेरिकल नोड बोलते हैं, या फिर इन्हीं को बेटा रेडियल नोड के नाम से भी जानते हैं। और ये रेडियल नोड या स्पेरिकल नोड किसके बराबर है, n-l-1 के बराबर, किसके बराबर है जल्दी बोलो, n-l-1। मतलब 1s के लिए जब हमने चेक किया था, तो n का वैल्यू कितना आएगा 1, और l का वैल्यू कितना 0, तो 1 - 1 0, मतलब उसके अंदर कोई रेडियल नोड नहीं है। लेकिन जब मैंने 2s के लिए देखा, तो 2s पे मुझे कितने डिस्टेंस पे आ रहा था रेडियल नोड, मुझे आ रहा था 2 टाइम्स ऑफ a0, कितने पे, 2 टाइम्स ऑफ a0 पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, n का वैल्यू 2 लिया, l का वैल्यू अभी भी 0 है, तो 2 - 1 कितना आ गया, एक रेडियल नोड आ जाएगा। ऐसे ही मैंने 3s के लिए चेक किया, तो कितना रेडियल नोड आ गया 2, यहाँ फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं, 3 माइनस कितना आ जाएगा 0, -1 कितना बचेगा 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं आर आर वर्सेस आर में। सो एस के 1s 2s और 3s, इसके लिए हम लोगों ने क्या कर लिए हैं, ग्राफ बना दिए हैं, ठीक है। ऐसे ही पी के लिए ग्राफ देखते हैं, तो फटाफट से आप इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं, चलो। चलो बच्चा पार्टी बढ़े आगे। सो अब क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये 3s के लिए ग्राफ हो गया। अब 3s के बाद में बेटा जो अगला ग्राफ आता है, जो अगला ग्राफ आता है, मान लो वो किसके लिए आता है, मेरे पास 2p के लिए ग्राफ आता है। किसके लिए आता है मेरे पास, 2p के लिए ग्राफ आता है। अब 2p के लिए जो r वर्सेस r का ग्राफ आता है बेटा, वो आता है मेरे पास फिर दोबारा से कितना, 2√6 इंटू 1/a0 की पावर कितना 3/2 इंटू सिग्मा। अब सिग्मा की पावर यहाँ पे कितना है, एल है। तो बेटा अब याद रखना कि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है भैया, इसके लिए 2 है, एल की वैल्यू कितनी है, क्या 0 है, नहीं, इस बार एल की वैल्यू 1 है। एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है, मतलब इस बार ये सिग्मा वाला टर्म भी आएगा, तो सिग्मा की पावर 1 हो जाएगा। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 2 टाइम्स ऑफ जेड आर अपॉन एन ए नोट। एन का वैल्यू कितना है 2, 2 इंटू ए नोट। तो ये 2 2 से क्या हो गया कैंसिल, जेड का वैल्यू 1 है, तो ये बेसिकली क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा आर अपॉन ए नोट के बराबर। किसके बराबर आएगा जल्दी बोलो फटाफट से, आर अपॉन ए नोट के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा जल्दी बोलो, आर अपॉन ए नोट के बराबर आएगा। साथ में ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ई की पावर माइनस ऑफ, अब सिग्मा/2, तो सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ कितना आ गया, 2zr अपॉन एन ए नोट आ जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू आर अपॉन कितना 2 इंटू ए नोट आ जाएगा। ये 2 2 कैंसिल आउट हो गया, आर अपॉन ए नोट, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए नोट, 2 टाइम्स ऑफ ए नोट।
अब यहाँ पे चेक करें पॉलिनोमियल इक्वेशन किस टर्म में बनेगी, तो यहाँ पे n माइनस एल माइनस वन है, तो n का वैल्यू कितना 2 ले लो, l का वैल्यू कितना ले लो बेटा 1 ले लो, तो 2 माइनस कितना 1 माइनस 1 कितना 0, तो यहाँ पे क्या आ गया जस्ट एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, तो मैंने वो 1 बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने, जल्दी बोलो फटाफट से, एक 1 बोल दिया। क्लियर है सब लोगों को। अब हमें यह समझना है कि मान लो यदि इस वाली टर्म के अंदर हमने क्या किया, ये r जो आ रहा है मेरे पास, यदि r की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, कितनी पुट कर दी जल्दी बोलो फटाफट से, r की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। अरे भाई यदि ये r की वैल्यू 0 पुट कर दी तो डायरेक्ट ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इस r की वैल्यू यदि मैंने 0 पुट कर दी तो ये वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब इतना हमको समझ में आया, मतलब हमको इतना समझ में आया कि इस बार जो आर आर वर्सेस आर का ग्राफ जो बनेगा किसके लिए, पी ऑर्बिटल के लिए, वो ऊपर से नहीं बनेगा, वो नीचे से बनेगा, वो नीचे से बनेगा। तो इसकी आर की वैल्यू मैंने 0 रखी तो ये वाला टर्म 0 हो गया। अब इसके साथ में बात करूं तो एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा बनता है बेटा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है ऐसे। कहाँ पे जाके टच करेगा, तो टच तो कर नहीं रहा है, तो किस जगह पे टच करेगा, यदि इन्फिनिटी होगा मेरे पास, इन्फिनिटी आर की वैल्यू यदि इन्फिनिटी चली जाएगी तो ये क्या होगा, ये टच कर जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ से हम लोग रेडियल नोड या स्पेरिकल नोड निकाल सकते हैं। तो किसी ने पूछा कि बताओ इसके लिए रेडियल नोड किसके बराबर होगा, बड़ा सिंपल है यार, n माइनस एल माइनस वन। तो n माइनस एल माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो टोटल कितना आएगा 0, और 0 है इसीलिए ये इसको टच नहीं कर रहा है। समझे। देखो जल्दी से फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो डन। सो यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो बेटा ऐसे ही सिमिलरली हमें क्या करने पड़ेंगे, इस जगह पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे भी कांस्टेंट आएंगे मेरे पास, ठीक है। इस सिमिलरली यहाँ पे भी कांस्टेंट मेरे पास आएंगे। तो जितनी भी मेरे पास स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं या शेप बनने वाली है, उन सब के लिए हमारे पास इक्वेशंस कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। तो यहाँ पे यदि मैं एक साथ बनाना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान दो। उम्मीद है इतने में समझ तो आ गया होगा आप लोगों को। सो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या आया, इस साइड में इधर मैंने क्या ले लिया, साई आर ले लिया यहाँ पे, और ये क्या ले लिया, ये आर ले लिया। तो ये किसके लिए है, ये 1s के लिए। तो 1s के लिए ग्राफ कैसा बनेगा मेरे पास, कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिया बेटा, इस जगह पे ये आ गया मेरे पास, साई आ गया, ये आर आ गया, ये क्या आ गया, ये भी आर आ गया। लेकिन ये किसके लिए, ये 2s के लिए। तो 2s के लिए ग्राफ कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 बार कट गया, 2 बार नहीं काटना है ब्रो, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक, ये ऐसे चला जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये शेप देख के हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कौन से ऑर्बिटल का प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा है। तो साई आर वर्सेस यहाँ पे आर आ गया। ये किसके लिए ले लेता हूँ, ये 3s के लिए ले लेता हूँ। तो 3s लूंगा तो कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा आएगा। अब ये जो होगा ये ऐसे करके चला जाएगा। तो यहाँ का जो ये एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ का जो एम्पलीट्यूड होगा बेटा, ये वाला कैसा होगा, ज़्यादा, ये कैसा होगा कम, तो वो कम होता जाता है ना। ये 3s के लिए आ गया। तो इसमें रेडियल नोड कितने आएंगे, 2। तो यहाँ पे लिखते चलते हैं अपन लोग, रेडियल नोड बोलो या फिर स्पेरिकल नोड बोलो, बात कैसी है बराबर। इसमें कितने आ गए, 2। जितनी बार कटेगा उतनी बार रेडियल नोड बोल देंगे अपन लोग। तो इसमें रेडियल नोड कितना आएगा, तो इसमें रेडियल नोड आएगा 1। इसमें रेडियल नोड कितना आएगा, कितना आएगा 0 आएगा। फॉर्मूला क्या है बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर एक बार बोल देता हूँ। रेडियल नोड का फॉर्मूला या तो रेडियल नोड कहो या फिर स्पेरिकल नोड कहो, बात एक ही है। तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, बेसिकली n माइनस एल माइनस वन के बराबर होता है। तो ये तो हो गए एस के। यदि हम लोग पी की बात करेंगे, पी के लिए कैसे बनेंगे, तो बेटा इस साइड में यदि मेरे पास ये क्या है, साई आर है, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, आर ले लिया ये। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक। यदि मेरे पास दूसरा ग्राफ आ गया, ये किसके लिए, बेसिकली ये 2p के लिए है, ठीक है। और ये क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे 3p आ गया। तो 3p के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से। ये 3p के लिए हो गया किसका ग्राफ, साई आर वर्सेस आर का ग्राफ, साई आर वर्सेस आर, इस साइड में आ रही है। ऐसे ही 4p की बात करेंगे, 4p के लिए ग्राफ कैसा आएगा, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास ये साई आर, और यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, तो कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर इस तरीके से चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस जगह पे इसको थोड़ा सा छोटा बना लो, ऐसे, इस तरीके से, ये इस तरीके से चला जाएगा। क्लियर है।
सो इस जगह पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नोड कितने आएंगे, बेसिकली ये मेरे पास होगा, एक ये आ सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये इस जगह पे आ गया। तो यदि यहाँ पे n माइनस एल माइनस वन इसके लिए निकालूं तो n का वैल्यू कितना आएगा 3, l का वैल्यू कितना आएगा 1, और यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा 1, तो 3 में से दोगे तो कितना बचा 1, तो साफ साफ दिख रहा है ये 1 आ गया। यहाँ पे n माइनस एल माइनस वन देखोगे तो n का वैल्यू कितना आएगा, ये कौन सा है 4p है, तो n का वैल्यू 4 है, इसका 1 है, इसका 1 है, तो 2 निकले तो कितना बचा 2 आ गए, तो यहाँ पे 2 आ गए। तो इनको अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से नोड निकाल सकते हैं। नोड मैंने क्या बोला, क्या होता है बेटा नोड, नोड इज द पॉइंट वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। सो कोई हमसे पूछेगा कि 2s के अंदर कौन सा पॉइंट होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0, तो अपन लोग इजीली कह सकते हैं 2a नॉट। क्लियर है सबको? सो ये बेसिकली p के लिए और s के लिए थे। सिमिलरली d के लिए थे अपन लोग बात करें बेटा, है ना, तो ये मेरे पास किसका ग्राफ है, ये 2p का ग्राफ है, तो 2p के साथ साथ में ही ये किसका ग्राफ होगा, 3d का भी ग्राफ होगा, 3d का भी ग्राफ होगा और 4f का भी ग्राफ होगा। कैसे? तो यदि मैं 3d का ग्राफ यदि ऐसे ही बात करूंगा यहाँ पे, तो उसमें भी क्या होगा, सेम ही है, जो इक्वेशन मैंने अभी लिखी हुई थी वही इक्वेशन फॉलो होगी, वही इक्वेशन फॉलो होगी, बस बदलता क्या जाएगा, e की पावर क्या लिखा था हम लोगों ने, सिग्मा, है ना, सिग्मा बाई 2 माइनस सिग्मा बाई 2, तो सिग्मा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो क्या होता जाएगा, इक्वेशन चेंज होती जाएंगी, लास्ट में पॉलिनोमियल क्या बनेगा, इक्वेशंस बनती हैं विद डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स, तो कभी सेकंड ऑर्डर की बनेगी, कभी फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी, कभी लीनियर बनेगी, तो उससे भी क्या होगा, मेरे पास सिग्मा की वैल्यू अलग अलग आएंगी, तो जो वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं उन्हीं के हिसाब से क्या होता है, ये ड्रॉ होते हैं क्या, ग्राफ। तो यहाँ पे 3D के लिए मैं कैसे बोल दिया, तो 3D यदि मैंने लिख दिया तो 3D के लिए मुझे पता है कि n का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, l का वैल्यू कितना होगा, तो l का वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, तो d के लिए कितना 2, तो l का वैल्यू 2 हो गया। तो यहाँ पे 3D के लिए अपन लोग n माइनस एल माइनस वन करेंगे, तो 3 माइनस कितना 2 माइनस 1, तो कितना आ गया 0, तो यहाँ पे इसका ग्राफ सेम बनेगा। तो बेसिकली p का, d का, f का, तीनों के लिए ग्राफ सेम बनता है, पासिंग फ्रॉम कहाँ से, ओरिजिन से ही पास करता है। बट इतना याद रखना कि ये 2p 3d 4f के ग्राफ है, तो ये किसके लिए होगा, ये 3p, यहाँ से क्या आ जाएगा 4d आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5f आ जाएगा। इस जगह से बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 4p आ जाएगा, ये 5d आ जाएगा और ये 6f आ जाएगा। इस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, आप फटाफट से इसको उतारो, फिर हम लोग एक लास्ट और चीज देखते हैं। करो। चलो बढ़े बेटा आगे। सो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अब आगे। अब बेटा इसका साई का मैंने क्या बोला आप लोगों से कि साई का कोई भी मेरे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस बेसिकली किसका है, साई स्क्वायर का। तो साई स्क्वायर जो होगा हमें क्या करना है, उसी इक्वेशन में मैंने जैसे ही स्क्वायर किया, उसी इक्वेशन में मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि जो माइनस वाली चीज होगी वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बस प्लस हो जाएगा। जैसे अब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं किसका, साई स्क्वायर वर्सेस आर के बीच में बना रहा हूँ। किसके बीच में बना रहा हूँ, साई स्क्वायर वर्सेस आर। और साई क्या था मेरे पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या था बच्चा पार्टी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था। ठीक, अब जैसे मैं यहाँ पे 1s की बात करूँ तो 1s के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ 1s के लिए कोई चेंज नहीं आया मेरे पास। 1s के लिए ग्राफ कैसा आया, सेम इसी तरीके से ग्राफ आया। चाहे आर वर्सेस आर देखो, मतलब साई आर वर्सेस आर देखो, या फिर साई स्क्वायर वर्सेस आर देखो। और ये बेटा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा आया, तुम लोग क्या करोगे, जो मैंने अभी इक्वेशन दी थी 1s के लिए, वहां पे जस्ट क्या कर दो, साई का स्क्वायर करके देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। आर की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, बस और क्या होगा, समझे। यहाँ पे 2s की बात करेंगे तो 2s के लिए क्या होगा, अब इसके अंदर चेंज ऑब्जर्व होगा तुम्हें। क्या, पहले ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा था, राइट, तो ये माइनस वाला जो टर्म है, ये माइनस माइनस, क्योंकि साई स्क्वायर है ना ब्रो, तो साई स्क्वायर जो होगा माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। मतलब अब ये इस बार ऐसे ना जाके ये ऐसे चला जाएगा। टच तो कितनी बार करेगा, एक ही बार टच करेगा, लेकिन अब ये माइनस में ना जाके ये ऊपर चला जाएगा। सो ये फर्क होता है किसमें, साई स्क्वायर और आर में, समझे। 3s की बात करेंगे सर, तो 3s का ग्राफ कैसा बनेगा, सेम बेटा जी। कैसे, इस साइड में साई स्क्वायर आर कह दो और इस साइड में क्या आ गया, आर आ गया। तो आएगा कहाँ से, यहीं से आएगा, आएगा फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा और भाग जाएगा। कहाँ पे जाके मिल सकता है, ये इन्फिनिटी पे। तो कितनी बार टच करेगा, ये 2 बार टच करेगा। क्लियर है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं किसके लिए, 2p के लिए बात कर दूं, तो 2p के लिए जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, ये इस तरीके से ग्राफ आएगा। टच मत करना इसको, इन्फिनिटी पे टच होगा ये ना ऐसे। सो ये आर आ गया और ये क्या आ गया मेरे पास, साई स्क्वायर, ये साई स्क्वायर हो गया, साई स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, बात एक ही है, साई स्क्वायर आर या फिर आर स्क्वायर आर। ठीक है। सो यहाँ पे ये ग्राफ ऐसा आया।
दूसरा ये किसके लिए ग्राफ है, ये 2p के लिए ग्राफ है। 3p के लिए बात करेंगे तो 3p के लिए ग्राफ कैसा आएगा, तो ये मेरे पास किसके लिए हो जाएगा, 3p के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर। तो ये ग्राफ ये ऐसा आया, फिर ऐसा आया, फिर भाग गया ऐसे। क्लियर है। ऐसे ही 3p के बाद में 4p की बात करेंगे, 4p के लिए क्या होगा, तो इस तरीके से अपन लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से आया, ये गया, ये गया और ये भाग गया। समझे। तो ये क्या हो गया मेरे पास, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, ये ग्राफ हो गया 4p के लिए। अब जो 2p के लिए ग्राफ है वही सेम किसके लिए होगा बेटा, बोलो जल्दी से फटाफट, 3d के लिए, और वही किसके लिए होगा, 4f के लिए। ये 3p का है तो ये किसके लिए होगा, 4d के लिए, और यही होगा 5f के लिए। और ये 4p का जो ग्राफ है यही होगा 5d के लिए, और यही होगा 6f के लिए। बच्चा बाड़ी समझे क्या, क्लियर है। सो यहाँ से इन ग्राफ के बेसिस पे हम लोगों से एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि जो प्रोबेबिलिटी है, मान लो मेरे पास क्या है, ये एक स्फेरिकल शेप मैंने बना दिया, और ये स्फेरिकल शेप मैंने बनाया, इस साइड में मैं आगे जाता जा रहा हूँ। अब इस साइड में आगे जाता जा रहा हूँ तो एक पॉइंट मैंने ए बोल दिया, एक पॉइंट मैंने बी बोल दिया, एक पॉइंट मैंने कुछ ऐसे सी बोल दिया, फिर ऐसे जा रहा हूँ। किसी ने पूछा कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ए पे ज्यादा है या बी पे ज्यादा है, ए पे ज्यादा है या बी पे ज्यादा है। तो देखो जल्दी से फटाफट ये रहा, यदि एस मैंने लिया हुआ है तो यहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस होगा उस जगह पे प्रोबेबिलिटी वहां से स्टार्ट होती है, तो वो कितना होगा मेरे पास, इन्फिनिटी, मतलब सॉरी इन्फिनिटी बोल रहा हूँ, मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे आर का वैल्यू मेरे पास बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और इन्फिनिटी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों को ये पता लगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस तुम लोग आगे बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे बेटा जी, तो तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो कैसा होता है, डेंस होता है। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, डेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, कम होती जाती है। तो आज तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोग इनऑर्गेनिक में, मैंने जब आपको क्वांटम नंबर पढ़ाया था तब भी ये चीज समझाई थी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की हम लोग बात करेंगे तो न्यूक्लियस से दूर जाने पर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता जाता है। और एक पॉइंट आएगा 2s के लिए, और वो पॉइंट है 2a0, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके बराबर होता है, 0। ठीक। सो आज की क्लास में हम लोगों ने ये ग्राफ्स देखे, साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ देखे। अब हम लोग कह सकते हैं कि एक क्लास और उस एक लास्ट क्लास में हम लोग बेटा देखेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और साथ में हम लोग एंगुलर पार्ट के साथ थोड़ा सा डील करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं, रेडियल पार्ट के साथ। सो उम्मीद है आप सब लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको मैं समझाने में समृद्ध कह सकता हूँ, क्या हिंदी वर्ड एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मतलब मैं समझा पाया हूँगा आप लोगों को। और यदि आपको 1% भी समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे आने वाली वीडियो से जुड़े रहिए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।